आपने अगर अपने बिजनेस स्टार्टअप या अपनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल कॉलेज या कोचिंग के लिए वेबसाइट क्रिएट करा ली है या फिर आप कराने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये क्रिटिकल स्टेप्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट की ओनरशिप लूज कर जाएं या फिर आपने जिस पर्पस से अपनी वेबसाइट क्रिएट कराई है वो आप कभी भी अचीव ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप जान गए हैं हम डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट के कुछ क्रिटिकल स्टेप्स और ये स्टेप्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हमारे पास 99% क्लाइंट्स जिनकी वेबसाइट पहले से होती है उनमें ये चीज़ हमने देखी है और इससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत बार क्लाइंट्स को वेबसाइट पूरी तरह से नई बनवानी पड़ती है, नया डोमेन लेना पड़ता है और ऐसी बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हो जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 3 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप किसी से वेबसाइट क्रिएट करा रहे हैं। आप चाहे किसी फ्रीलांसर से क्रिएट करा रहे हैं, चाहे किसी कंपनी से क्रिएट करा रहे हैं, हर केस में आपको ये 3 पॉइंट्स हर हाल में ध्यान रखने हैं। और मान लीजिए आपने वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएट करा ली है तो अभी भी आप इन 3 पॉइंट्स के तहत एक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट की ओनरशिप अपने पास ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 और स्टेप्स जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बेहतरीन वेबसाइट अपने डेवलपर से, फ्रीलांसर से या जिस कंपनी से आप बनवा रहे हैं बनवा सकते हैं। क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं जो कि मैंने देखा है ज्यादातर जो फ्रीलांसर्स हैं या फिर डेवलपर्स हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। जब आपको एक वेबसाइट बनवाते हैं तो जो वेबसाइट के लिए मैंडेटरी एसेंशियल चीजें हैं गूगल के द्वारा या सर्च इंजन के द्वारा वो उसमें कंप्लीट होनी ही चाहिए और अधिकतर ये कंप्लीट नहीं की जाती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दिक्कतें हमने अपने ज्यादातर क्लाइंट्स के साथ पाई हैं। 100 में से एक क्लाइंट है ऐसा जिसमें ऐसी चीज नहीं होगी बाय चांस, बट 99 क्लाइंट्स में ये प्रॉब्लम हमने पाई है और फिर क्लाइंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो भी खर्चा उन्होंने किया है उसका उनको बेनिफिट नहीं मिलता। एसईओ कराते हैं आप तब भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर इसी तरह की और भी काफी अच्छी काम की जानकारी मैं लेके आता रहता हूं जो बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत काम की है। तो गाइज आते हैं मुद्दे पे और डिस्कस करते हैं अपने पहले वो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स जिसकी बात मैंने अभी आप लोगों से की। तो गाइज सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट है डोमेन ओनरशिप। जी हाँ, डोमेन ओनरशिप मतलब डोमेन जो कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। जैसे कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस है infotalks.in, तो इस केस में जो infotalks.in है इसकी ओनरशिप मेरे पास होनी चाहिए। तो गाइज ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का मतलब ये होता है कि जो आपका डोमेन है वो जहां से भी रजिस्टर्ड है, जिस भी जगह पे है, जिस भी प्रोवाइडर के पास है, वहां पे वो आपके ईमेल आईडी के जरिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप नया डोमेन ले रहे हैं तो हमेशा उसको अपनी ईमेल आईडी से लीजिए, ना कि डेवलपर अपने ईमेल आईडी से ले ले और अपनी इंफॉर्मेशन उसमें सबमिट कर दे। तो उसमें होता क्या है कि जब आप बाद में ओनरशिप क्लेम करने की बात करते हैं या डेवलपर को चेंज करने की बात करते हैं तो उस केस में डेवलपर चाहे तो वो डोमेन अपने पास ही रख सकता है, आपको उस चीज के लिए ब्लैकमेल कर सकता है कि वो डोमेन आपको नहीं देगा, आपसे कुछ ज्यादा चार्जेस डिमांड कर सकता है। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से ही अगर डोमेन परचेज करते हैं और अपने ईमेल आईडी से परचेज करते हैं तो वो बेहतर रहता है। बेहतर तो यही है कि डोमेन आप खुद से परचेज करिए, बहुत आसान है, मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप खुद से उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप खुद से नहीं परचेज कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो भी आप अपने डेवलपर के जरिए रिमोटली कनेक्ट होकर के अपने ईमेल आईडी से ही उसको परचेज करिए जिससे कि वो डोमेन हमेशा आपकी ओनरशिप में रहे। तो ये पहला स्टेप्स है गाइज। अगर आपने अभी तक अपना डोमेन अपनी ओनरशिप में नहीं लिया है तो आज ही डोमेन को अपने ओनरशिप में ले लीजिए। इसका मतलब कि उसका जो कंट्रोल पैनल है वो आपके ईमेल आईडी से लॉगिन करने पे आना चाहिए और ये बड़े आराम से स्विच हो सकता है अगर आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं तब भी। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है गाइस होस्टिंग। होस्टिंग मतलब जहां पे आपकी वेबसाइट
रन करती है, यानी जहां आपके वेबसाइट के पेजेस, फाइल्स, इमेजेस रहती हैं। तो सेम चीज होस्टिंग पे भी अप्लाई होती है। बहुत से डेवलपर्स क्या करते हैं कि चीप होस्टिंग ले लेते हैं और उस होस्टिंग को एक्सेसिवली शेयर कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने होस्टिंग ली, उस पे एक्चुअली में कायदे से 4-5 वेबसाइट्स डलनी चाहिए थी, मल्टीपल वेबसाइट की होस्टिंग थी, बट वो उसके ऊपर 40, 50, 100 वेबसाइट तक डाल देते हैं और स्पेस को, रिसोर्सेज को शेयर कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि आपकी वेबसाइट ज्यादातर टाइम जो है ऑफलाइन रहती है, आपकी वेबसाइट अक्सर बंद हो जाती है और जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे जाता है तो उसको बंद मिलती है। तो इससे आपकी वेबसाइट बनाने का पर्पस भी हल नहीं होता है। उसके अलावा गाइज, होस्टिंग भी आपके अपने ईमेल से होनी चाहिए, जिससे कि आप कभी भी चाहें तो उसको चेंज कर सकें, आप जो भी चाहें उसके अंदर एक्टिविटी कर सकें, ना कि वो डेवलपर के पास हो जो कि उसने किसी एक बहुत बड़ी होस्टिंग को ले करके उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी क्वालिटी होस्टिंग नहीं होती है। तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है गाइस, वेबसाइट का कोड। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वेबसाइट का जो मेन एडमिन लॉगिन है वो आपके ईमेल आईडी से होना चाहिए, जिससे कि आप उसको खुद से एक्सेस कर पाए और कभी भी ऐसा ना हो कि डेवलपर एक्चुअली आपको कोड देने के नाम पे या वेबसाइट की एक्सेस देने के नाम पे आपको परेशान करे। तो अगर मेन एडमिन आपके अपने ईमेल आईडी से है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जब भी आप कभी वेबसाइट बनवा रहे हो और वो वर्डप्रेस में है तो मेन एडमिन ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डलवाइए और इस तरीके से अपनी वेबसाइट को अपने कंट्रोल में रखिए। बेशक आप उस पर खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लॉगिन करके तो देख ही सकते हैं कि एडमिन ईमेल आईडी आपका है कि नहीं। और उसके लिए बहुत सिंपल है, वर्डप्रेस में आप अपने डेवलपर से बोलिए कि मुझे लॉगिन करके दिखाओ और वहां पे यूजर्स का ऑप्शन होता है। यूजर्स के ऑप्शन में दिखता है आपको कि कौन से यूजर्स बने हुए हैं, तो उसमें मेन एडमिन यूजर आपका होना चाहिए। उसके बाद एक और एडमिन बन सकता है जो कि आपके डेवलपर का हो सकता है, बट एक्चुअली में आपका डेवलपर जब भी कभी उसको रिवोक करना चाहेगा तो डेफिनेटली उसको आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, तभी वो उसको कर पाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो उसको कोड से करे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि होस्टिंग आपके ईमेल आईडी से अगर होगी तो आप जैसा चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, किसी और के जरिए भी चेंज करा सकते हैं। इन सेकंड केस, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं है, किसी और टेक्नोलॉजी में बनी है या फिर डायरेक्ट एचटीएमएल में बनी है, तो इस केस में हमेशा वेबसाइट का कोड अपने पास रखिए। जब भी आप डेवलपर को फाइनल पेमेंट करने जा रहे हैं तो कोड अपने पास लीजिए। कोड एक बार ऑफलाइन कंप्यूटर पे उससे बोलिए कि वो रन करके दिखाए, जिससे कि आप उसको कंपेयर कर सकें कि जो ऑनलाइन आपकी वेबसाइट चल रही है और जो ऑफलाइन चल रही है वो सेम है कि नहीं। आप एश्योर हो जाए कि ये कोड कंप्लीट उसने आपको हैंडओवर कर दिया है, जिससे कि आगे चल के कभी भी अगर कोई चेंजेस आपको कराने हो तो आप किसी और के जरिए उसको करा सकते हैं, बट वो तभी आप करा पाएंगे जब कोड एक्चुअली आपके पास होगा। तो गाइज, ये तो थे वो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं हर हाल में। हमने ऐसा कई केसेस में देखा है कि फाइनली जो बिजनेस है उसको वेबसाइट का डोमेन दूसरा परचेज करना पड़ता है और नई वेबसाइट बनानी पड़ती है, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं और फ्रीलांसर्स हैं अक्सर ये करते हैं कि वो डोमेन अपने नाम से ले लेते हैं और उसमें आप उसकी ओनरशिप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, लीगली भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, अब बारी आती है वो 10 क्वालिटी पॉइंट जिसकी मैंने आप लोगों से बात की थी, और ये क्वालिटी पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आप एक बेहतरीन वेबसाइट क्रिएट करवाएं किसी भी डेवलपर से, फ्रीलांसर से या कंपनी से। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें और एक्चुअली उनको भी इसके बारे में रिमाइंड कराते रहें कि ये चीजें उन्होंने फॉलो की हैं कि नहीं। और इससे रिलेटेड कभी भी आपको अगर कोई शंका है, अगर आपको लग रहा है कोई चीज फॉलो नहीं की है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारे डिटेल्स मिल जाएंगे इस वीडियो के नीचे और आप डेफिनेटली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपकी उसमें हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट है गाइस, एक नीट एंड क्लीन वेबसाइट का थीम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि गूगल में आपकी साइट रैंक करे या अलग अलग डिवाइसेस पे वो आसानी से दिखे। ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर बहुत सारे पॉपअप्स आ रहे हैं, बार बार कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे कि ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। आप खुद सोचिए कि जब आप उसको मोबाइल पे ओपन करेंगे तो कोई भी उसमें प्रॉपरली कुछ देख नहीं पाएगा और फाइनली उसको क्लोज कर देगा। दूसरी चीज इसमें होनी चाहिए इमेज ऑप्टिमाइज्ड। गाइस, मैंने ज्यादातर ये देखा है कि वेबसाइट्स पे एज इट इज
हैवी इमेजेस लोग अपलोड कर देते हैं, उससे वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेबसाइट के लिए इमेजेस ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, उनका साइज, उनकी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू वेब होनी चाहिए। और इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तीसरा है गाइस, अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट को बना रहे हैं तो कम से कम, जो भी आपका डेवलपर है या अगर आप खुद भी बना रहे हैं, कम से कम प्लगइन्स का यूज करिए। प्लगइन्स का यूज ज्यादा करने से आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। और ऐसे प्लगइन्स जिनको आप यूज नहीं कर रहे हैं, खाली इंस्टॉल करके मत रखिए, उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि उससे एक तो स्पीड स्लो होगी और दूसरा हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो भी अनयूज्ड रिसोर्स अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे रखते हैं। और इन केस आप एक्चुअली वर्डप्रेस में वेबसाइट आपने नहीं बनवाई है, तो जो भी आप उसमें फीचर और फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो स्क्रिप्ट फाइल्स हैं उनका भी कम से कम यूज करना चाहिए, और जो अनयूज्ड है अगेन वो हटा देनी चाहिए। गाइस, इन केस ऑफ वर्डप्रेस नल्ड थीम का लोग यूज करते हैं, नल्ड प्लगइन्स का यूज करते हैं। ये ऐसे प्लगइन्स और थीम्स होते हैं जिनके अंदर हैकर्स कुछ कोड रखते हैं और बहुत आसानी से बाद में आपकी वेबसाइट को वो हैक कर लेते हैं। तो नल्ड प्लगइन्स और थीम्स का यूज नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अपने डेवलपर से भी इस बारे में बात करनी है, और आप चाहें तो उसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। जो थीम या प्लगइन वो इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी फाइल अगर वो आपको एक्सेस कराते हैं तो वायरस टोटल करके एक वेबसाइट है, आप उससे चेक कर सकते हैं कि ये नल्ड तो नहीं है। और दूसरा बेहतर यही है कि जो फ्री थीम्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के जरिए, आप उनको यूज करिए। तो अगर आप कोई प्रीमियम थीम यूज करना ही चाहते हैं तो या तो आप उसको पेड परचेज करिए, या फिर आपके पास उसका जेन्युइन जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, जीपीएल जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए, तभी आप उसको यूज करिए। अदरवाइज प्रीमियम प्लगइन्स या थीम्स को वैसे मत यूज करिए, क्योंकि वो नल्ड हो सकते हैं और उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे चल के आपकी वेबसाइट उसकी वजह से इजीली हैक हो सकती है या और कोई दिक्कत उसके अंदर आ सकती है। आपकी वेबसाइट डिवाइस और ब्राउजर कंपैटिबल होनी चाहिए। डिवाइसेस आज की डेट में बहुत सारी हैं, अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, आजकल टीवी स्क्रीन पे भी वेबसाइट ओपन हो जाती हैं। तो आपकी वेबसाइट सभी डिवाइसेस के हिसाब से, स्क्रीन साइज के हिसाब से कंपैटिबल हो जानी चाहिए, एडजस्ट करनी चाहिए, और साथ ही में ब्राउजर कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग ब्राउजर्स पे भी वो ओपन होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आप इसको चाहें तो कुछ डिवाइसेस पे खुद से भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास आज की डेट में टैबलेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन, स्मार्ट टीवीज होते हैं। तो आप खुद से भी, एक बार आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है तो इस चीज को आप चला करके देख सकते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद गाइस अगला स्टेप है जो कि है मोबाइल फ्रेंडली। जी हाँ, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल में सिर्फ वो ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आपको चेक करना है कि वो वेबसाइट प्रॉपरली ओपन हो रही है कि नहीं, मोबाइल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि डेस्कटॉप पे जैसी दिख रही थी और मोबाइल में जाकर के वो उसका एक छोटा वर्जन दिख रहा है। इनफैक्ट मोबाइल में भी उसका सेम फॉन्ट साइज दिखना चाहिए, उसके लिंक्स क्लिकेबल होने चाहिए, उसके अंदर साइड और नीचे की स्क्रॉल बार नहीं आनी चाहिए, और बहुत इजीली आप उसको इजीली एक्सेस या फिर उसको इजीली आप उसको स्क्रॉल कर पा रहे हो और सारे पेजेस ओपन कर पा रहे हो। तो इस हिसाब से जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होती है। 90 से 95% लोग आज की डेट में आपकी वेबसाइट को मोबाइल के जरिए ही देखेंगे। तो इसलिए वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, और गूगल की भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग को गूगल जल्दी ही इंप्लीमेंट करने जा रहा है, और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं कर पाएगी, और अगर वो रैंक कर भी रही है तो वो पीछे चली जाएगी गाइस। इसके बाद गाइस एक होता है फैव आइकन, जैसे आप देख रहे हैं, या मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्क्रीन। फैव आइकन, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके टैब पे ऊपर जो टैब्स बने होते हैं उसके ऊपर आइकन दिखता है वेबसाइट का, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये आइकन होता है फैव आइकन, और अक्सर मैंने देखा है कि आइकन डेवलपर्स या क्रिएटर्स या फ्रीलांसर जो है ये लगाते नहीं है। तो ये फैव आइकन जो आपका जो लोगो है कंपनी का वो होना चाहिए, और ये वर्डप्रेस में बहुत आसानी से जो आपके लोगो की इमेज फाइल है उसको यूज करके
लगाया जा सकता है। अगर आपका लोगो बड़ा है तो आप एक स्क्वायर लोगो अपना अलग से क्रिएट कराइए, जो आपका काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी काम आता है, और साथ ही में आपके फेव आइकन के तरह से भी वो यूज हो जाएगा। तो गाइज अगला पॉइंट जो कि हमारा 8 पॉइंट है वो है ऑन पेज एसईओ, जो कि बिल्कुल मिसिंग होता है वेबसाइट से। ऑन पेज एसईओ करने के लिए सबसे पहले जो भी वेबसाइट बना रहा है उसको प्रॉपर आपके अपने बिजनेस के हिसाब से कीवर्ड की रिसर्च करनी चाहिए, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट को देख करके, और फिर उन कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए जो भी कंटेंट डाल रहा है। और भी बहुत सारी चीजें ऑन पेज एसईओ के अंदर की जाती हैं, इसका भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप और जानकारी चाह रहे हैं तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। बट ऐसे ध्यान रखिए कि ऑन पेज एसईओ आपकी वेबसाइट का होना चाहिए। हर पेज को प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज करना होता है, उसके अंदर और भी काफी सारी चीजें करनी होती है, जिससे कि वो गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स हैं उस पर प्रॉपरली दिखे और आसानी से उसके जरिए ही गूगल के अंदर वो कीवर्ड्स पे रैंक करता है। और ऑन पेज एसईओ बिल्कुल मिसिंग होता है। और ये 10 स्टेप्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये 10 स्टेप्स हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं अगर हम किसी की भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तभी प्रॉपर क्वालिटी वेबसाइट बन पाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वेबसाइट की सिक्योरिटी। वेबसाइट पे सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए, जैसे स्पेशली वर्डप्रेस के केस में साइट्स इजीली हैक हो जाती हैं, और उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं अगर आपके डेवलपर ने लिए हुए हैं तो उसको हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और साथ ही में उसके मेजर के अंदर एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं बैकअप। तो साइट का एक ऑटोमेटिक बैकअप फिक्स होना चाहिए, जिससे कि कभी भी ऐसी नौबत आ भी जाए तो भी आप इजीली बैकअप से विद इन वेरी शॉर्ट टाइम उसको आप रिस्टोर कर पाए और कोई भी आपका लॉस इसमें नहीं होगा। तो वर्डप्रेस पे किस तरीके से आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे अगेन मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर चाहेंगे तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी। आप शायद उसको खुद से ना करें, आप अपने डेवलपर से उसको शेयर कर सकते हैं कि भाई ये चीजें आपको इसके अंदर इंप्लीमेंट करनी है। एंड फाइनली गाइज जो लास्ट चीज है वो है SSL। जी हाँ, SSL होता है मतलब जब आप अपनी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो आप ब्राउजर में ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं जो URL है उसके बगल में HTTP लिखा है कि HTTPS लिखा है। साथ में आपको दिखेगा नो सिक्योर यानी नॉट सिक्योर आपको दिखेगा अगर SSL नहीं है। और जो नॉट सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं वो रैंक गूगल नहीं करता है, और आगे चल के ये चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। बहुत से लोगों के कंप्यूटर पे ये वेबसाइट ओपन भी नहीं होगी, दिखाएगा दिस इज एन अनसिक्योर वेबसाइट। तो आप समझ लीजिए अगर SSL नहीं है और आपकी वेबसाइट इस तरह से नजर आ रही है तो आपकी वेबसाइट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अनसिक्योर वेबसाइट पे कोई भी जाना नहीं चाहेगा। दूसरा जैसे आप देख पा रहे हैं ये है HTTPS, उसके बगल में लॉक का सिंबल बना होगा और ये होता है आपकी सिक्योर वेबसाइट। तो आप अपनी वेबसाइट को अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे चला करके देखिए कि क्या उसमें SSL इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है। तो गाइज ये थे मेन 10 पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को एक्चुअली में हर डेवलपर को, हर फ्रीलांसर को, हर कंपनी को जो वेबसाइट बना रही है फॉलो करना ही चाहिए। ये मैंडेटरी पॉइंट्स हैं और ये कभी भी ऑप्शनल नहीं होने चाहिए। ये वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट है और उसके साथ ही इनको कंप्लीट होना चाहिए, ये सेपरेटली कभी भी नहीं कराने चाहिए। तो आप जब भी कभी किसी से वेबसाइट बनवाइए तो ये 10 पॉइंट जरूर इंश्योर कर लीजिए, और पहले 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को भी मत भूलिएगा जो मैंने आप लोगों को बताए थे। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत बढ़िया वेबसाइट क्रिएट कराएंगे, कभी भी आपको वेबसाइट से रिलेटेड रिस्क नहीं होगा और बहुत फटाफट आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या आपकी कोई समस्या हो वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको फ्री कंसल्टेंसी देंगे, आपको गाइडेंस देंगे, और आप अगर आगे चाहें तो हमसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो गाइस, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।